बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना अपडेट की, क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और बीते 24 घंटे में तकरीबन 5000 नए केस सामने आए हैं और ये एक दिन में सामने आए संक्रमित मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। आपको बता दें कि कुल 4987 नए मामले एक ही दिन में सामने आ गए और 120 लोगों की सिर्फ 24 घंटे के अंदर मौत भी हो गई। और अब देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 90,927 हो चुकी है, यानी कि हम चीन को काफी पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम 1 लाख के आंकड़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जबकि 2,872 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हालांकि अब तक देश में 34,108 मरीज ठीक भी हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 53,946 हुई है। हालांकि एक दिन में तकरीबन 5,000 मरीज जहां नए सामने आए हैं तो वहीं तकरीबन 4,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। बढ़ते हैं आगे बात औरैया हादसे की। दरअसल कल औरैया में हुए हादसे के बाद अब यूपी की योगी सरकार पैदल जा रहे मजदूरों को रोकने की कोशिश में लग गई है। योगी सरकार ने दरअसल इसको लेकर के आदेश दिया है कि पैदल जा रहे किसी भी प्रवासी मजदूर को हर हाल में रोक दिया जाए, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। साथ ही आदेश यह है कि इन्हें प्रशासन की तरफ से बाकायदा व्यवस्था करके इनके घरों तक पहुंचाया जाए, यानी कि जो भी प्रवासी मजदूर पैदल या साइकिल से जा रहे हैं अब उन्हें रास्ते में रोका जाएगा, प्रशासन उनकी मदद के लिए आगे आएगा, किसी ना किसी तरीके से उन्हें आगे भेजने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो बस से, चाहे वो ट्रेन से या कोई और व्यवस्था अगर प्रशासन करता है तो। लेकिन योगी सरकार के फैसले के बाद स्थिति थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि हर जगह पर मजदूरों की भीड़ दिखाई दे रही है। 4 तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम जो बॉर्डर्स हैं यहां पर मजदूर रुके हुए हैं, हंगामे जैसे हालात भी यहां पर बने हुए हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव जो कि दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं, तो वहीं लखनऊ में मानस श्रीवास्तव मौजूद हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आ रहा हूं कि जरा बताइए, अब मजदूरों को ना पैदल आगे जाने दिया जाएगा ना साइकिल से, अब वो बॉर्डर पर फंस गए हैं। प्रशासन को तो यह आदेश है कि व्यवस्था कराई जाए, उनके घर तक भेजा जाए, लेकिन क्या ग्राउंड पर, जमीन पर प्रशासन इतने मजदूरों के लिए व्यवस्था कराने में कहीं ना सक्षम नजर आ रहा है? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है। पूरी तरीके से जमीन पे कोऑर्डिनेशन की भारी कमी दिखाई दे रही है। ये जो बात है, सब बार बार ये कहा जा रहा है कि राज्य जो है पहल करें और ऐसी कोशिश करें कि इनको बसों या ट्रेनों में बस के भर के बैठाया जाए, तो ये शुरू से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह ये है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अचानक से भीड़ सड़कों पे उमड़ पड़ रही है और फिर वो जो है क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, फिर वो तरह तरह की समस्याएं उसमें आने शुरू हो रही हैं। आज आखिरी दिन है लॉकडाउन 3 का और फिर एक नई असमंजस की स्थिति है कि सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि नई गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है। तो अब ये व्यवस्था की गई है कि जो भी मजदूर, जो भी ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हैं, कि सब पैदल चलते हुए घर जाएंगे, उनको वहां रोका जाएगा और रोक कर उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा और शेल्टर होम में रखने के बाद फिर उनको व्यवस्था कराएगी सरकार, जिला प्रशासन, कि कैसे वो अपने गंतव्य स्थान तक, अपने राज्य, अपने घर तक पहुंच सके। लेकिन ये मुख्यमंत्री का जो आदेश है कल का है, तो कल के बाद से क्या एक एक आदमी को कैसे ये सूचना मिल जाए, कैसे वो जानकारी पहुंच जाए, ये बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन काम है। तो ऐसे में फिर से वो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है सड़कों पे। हालांकि अभी मैं जहां पे खड़ा हूं यहां उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो NH-24 का जो बॉर्डर है, हम DND पे हैं, दिल्ली DND बॉर्डर पे, लेकिन जो गाजीपुर वाला बॉर्डर है दिल्ली यूपी का, वहां पे भीड़ ज्यादा है, क्योंकि वहां से पैदल जाने वाले लोग बहुत हैं। यहां से यूपी में घुसना है और दिल्ली में निकलना है, लेकिन वहां से निकलते हुए आगे जाना है, तो वहां पे भीड़ ज्यादा है। तो फिर भीड़ की स्थिति हो गई। सुबह कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। तो अभी तक तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान है। जो मजदूर है नहीं, वो परेशान इस बात से है कि कहाँ चल रहा है? समस्तीपुर हो गया, माफ कीजिएगा,
सहारनपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, यहां पर मजदूरों ने हंगामा भी किया। ये हंगामे की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पे मजदूरों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। अब प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं एक दुविधा है कि इतनी भारी संख्या में मजदूर हैं, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नजर नहीं आ रहा तस्वीरों में। भारी संख्या में मजदूर वैसे ही सड़क पर बैठे हुए हैं। शेल्टर होम में बहुत ज्यादा व्यवस्था है नहीं, इतनी ज्यादा शेल्टर होम बन नहीं पाए। ये ग्राउंड पर दिक्कतें आ रही हैं। मानस, आप जरा बताइए कि आखिर ये जो तमाम कवायद की जा रही है, ये जमीन पर कितनी सही उतर पा रही है? इससे तो लग रहा है ऐसे कि समस्या और बढ़ गई और मजदूर अब कहीं ना कहीं टकराव वाली स्थिति प्रशासन के साथ मजदूरों की नजर आ रही है। देखिए, मजदूरों की जो स्थिति है वो अब इस बात को लेकर के उनका संघर्ष है कि मरना तो है ही है, तो क्यों ना लड़ करके मरा जाए। पैदल चल करके देख लेते हैं, रिक्शे से चल करके देख लेते हैं, पटरियों पर भी चल करके देखा मजदूरों ने। कुछ मौतें भी हुई, हम सबने देखा, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो भी अब तक वादे किए गए, दरअसल मजदूर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। 22 मार्च का वो मंजर याद करिए, और 22 मार्च के बाद 25 मार्च जब लॉकडाउन पूरे देश में घोषित हुआ, पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद फिर पूरे देश में लॉकडाउन। ये वादा किया गया था कि हर मजदूर को उसके ही जहां पर वो रह रहा उसके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किराया नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप जितने भी मजदूरों से निकल रहे हैं, आप उनसे बात करिए, हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं उनसे, तो वो बताते हैं कि मकान मालिक ने भगा दिया, खाने को मिला नहीं, जब बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते तो उनको निकलना पड़ा। अब आप देखेंगे कि इससे पहले भी आपको याद होगा, जब शुरुआती दौर था उस वक्त भी मजदूरों की भारी भीड़ तमाम बस स्टेशनों पर उमड़ गई थी। आनंद विहार का भी सबने दृश्य देखा था, हजारों की तादाद में वहां पर भीड़ थी। तब भी प्रशासन की और सरकार की तरफ से कहा गया था कि मजदूरों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार कोई व्यवस्था करेगी। लेकिन जो व्यवस्था हो रही है वो बहुत नाकाफी व्यवस्था है। ऐसे में अब 50-55 दिन गुजर गए हैं, आखिर लोग कब तक पड़े रहेंगे? इसलिए आप देख रहे हैं कि मजदूर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनका परिवार है, कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है। ऐसे में उनके पास विकल्प क्या बचता है? कल के हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जहां पर भी मजदूर पैदल जा रहे हैं उनको प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो उनको उनके घर तक पहुंचाए सरकारी साधन से। लेकिन अब देखिए, आदेश देना एक अलग बात है, उसको इंप्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है। जो जिले के अधिकारी हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं। अब देखिए, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि हमारा जिला सेफ रहे, हमारे बॉर्डर के भीतर कोई मजदूर घुसने ही ना पाए, क्योंकि शायद हम उतनी व्यवस्था ना कर पाए, लिहाजा उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया। अब जो पैदल जा रहे थे वो भी उनका जाना बंद किया, तो अब वो अपने वापस जहां से चले थे 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से वहां आगे सरकार को दे रही है। तो ये स्थिति आपको नजर आएगी, ये स्थिति लगातार दिखाई पड़ेगी अगर सरकार को। लेकिन मानस, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जो तस्वीरें भी आपने भेजी हैं, ये तमाम जगहों पर हम अभी आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। लेकिन जो तस्वीरें मानस ने भेजी हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है वहां नजर नहीं आ रही। इतनी बड़ी तादाद में शेल्टर होम नहीं है कि इतने मजदूरों को वहां रखा जाए, ये एक बुनियादी दिक्कत आ रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा। इन सबके बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आत्मनिर्भर अभियान के तहत आर्थिक पैकेज के 5वें पार्ट की घोषणा करेंगी और ये आर्थिक पैकेज की आखिरी किश्त होगी। इसके लिए वित्त मंत्री सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। माना जा रहा है कि आज एजुकेशन सेक्टर को लेकर के वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकती हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही होटल, एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर पर भी आज ऐलान संभव है। कल दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ अहम ऐलान किए थे और तकरीबन 3 सेक्टर्स को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था। मनीष कुमार हमारे असिस्टेंट एडिटर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आज क्या संभव है? कल जो है ढांचागत जो निर्माण है उसको मजबूत करने की बात की गई। किस तरीके से आने वाले वक्त में लिक्विडिएट हो, कहीं ना कहीं कैश की जो दिक्कत है वो ना हो, ये तमाम कोशिशें की गई। आज एजुकेशन सेक्टर, होटल्स और तमाम चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी राहत आ सकती है।
बिल्कुल 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसकी 5वीं किस्त का आज ऐलान वित्त मंत्री द्वारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि एजुकेशन सेक्टर प्रमुख है। एजुकेशन सेक्टर में निवेश बढ़ाने को लेकर अब देख रहे हैं आपके एजुकेशन का एक नया स्वरूप नजर आ रहा। जब लॉकडाउन है तो लोग अपने घर से पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से ऑनलाइन जो है एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में और सुधार किया जाए, उसमें निवेश किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद एचआरडी मंत्री के साथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी। अभी उन्होंने जब 20 लाख करोड़ की घोषणा की थी उसके पहले, तो उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर वित्त मंत्री कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कल भी हमने ऐलान देखा और माना जा रहा है कि आज जो सरकार 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है, उसके मद्देनजर एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसको बनाने को लेकर ऐलान किया जा सकता है और उसका एक रोड मैप जो है पेश किया जाएगा कि किस तरीके से देश में वर्ल्ड क्लास आधारभूत ढांचा जो है वो खड़ा किया जाएगा। लगातार जो है इन बातों को, साथ ही साथ सर्विसेज सेक्टर एक प्रमुख है। आपको पता है कि लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें एयरलाइंस है, होटल्स है, और ये तमाम टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सबसे ज्यादा सफर किया और ये सरकार के पास त्राहिमाम कर रहे हैं। इन्होंने सरकार को दिया कि हमें आप संकट से उबारिए, क्योंकि ये संकट लंबा खींचने वाला है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा, वित्त मंत्री थोड़ी देर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी 45 मिनट बाद, वो इन सेक्टर के लिए किस तरीके से राहत का ऐलान करती है। चलिए, नजर आप बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर देश में लॉकडाउन का बढ़ना भी बिल्कुल तय है। सरकार इसके लिए आज किसी भी वक्त गाइडलाइन जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार देश के 30 जिलों में, खासकर जो रेड जोन है उसमें सख्त लॉकडाउन जारी रख सकती है। कुछ सख्ती बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन हालात को देखते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो, औरंगाबाद, पुणे, पालघर, सोलपुर, नासिक और ठाणे में लॉकडाउन की सख्ती जारी रहेगी। इन सब के अलावा ऑटो, बस, टैक्सी चलाने को छूट मिल सकती है, इस पर विचार हो रहा है, इसकी अनुमति मिल सकती है। कंटेनमेंट जोन में इसकी हालांकि अनुमति या किसी तरह की छूट शायद नहीं मिले, लेकिन सीमित तरीके से हवाई सेवाएं शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। उसकी कहीं ना कहीं मांग भी लगातार उठ रही है। इसके अलावा ऑनलाइन खरीदारी पर भी सभी रोक अभी तक जो लगी हुई है वो हट सकती है। ऑफिस हो, फैक्ट्रियों में जो सख्ती है वो बढ़ सकती है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या में भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। वो 33% से 50% की जा सकती है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं। लेकिन मुंबई से मैं सबसे पहले इंद्रजीत आपके पास आकर के उसकी अपडेट जानना चाहूंगा कि मुंबई में तो राहत शायद नहीं मिलती दिखाई दे रही, या फिर जो नासिक है, ठाणे है, यहां पर कम से कम ऐसा लग नहीं रहा मौजूदा स्थिति में कि किसी तरह की लॉकडाउन 4 में भी राहत मिलने वाली है। आर्थिक राजधानी अभी भी लॉक रहेगी। जी बिल्कुल, देश की आर्थिक राजधानी के लॉक रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अभी तक जो कोरोना का संक्रमण है कभी भी कम नहीं हुआ। एक दिन के बाद दूसरे दिन लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मुंबई, उसके आसपास, इसके अलावा पुणे और जहां जहां पे भी रेड जोन है उन इलाकों में कोई छूट मिल सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी तक सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक जो संख्या है वो नहीं घट रही है और मुंबई में यहाँ तक कि हॉस्पिटलों में अब बेड कम पड़ने लगे हैं। बहुत सारे स्टेडियम, ग्राउंड्स में ओपन हॉस्पिटल बनाने पड़ रहे हैं। तो मुंबई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है और ऐसे में सरकार छूट देकर कोई और खतरा मोल नहीं ले सकती और खतरा मोल लेने की स्थिति में भी सरकार नहीं है। बताया जा रहा है कि अब सरकार ये चाह रही है कि डोर टू डोर चेकिंग हो और सभी लोगों की जांच की जाए, क्योंकि मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब आपने देखा कि हर दिन 800 से अधिक मामले आ रहे हैं और 800 से अधिक मामलों का कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स ओपन करने पर बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि इसकी अनुमति मिल सकती है। डोमेस्टिक एयरलाइंस ही शुरू होंगी, लेकिन ये तो क्या मान के चले कि मुंबई से कम ये सर्विस शुरू नहीं होगी? मुंबई से दूसरे शहरों में या दूसरे शहरों से मुंबई में अभी फ्लाइट शुरू नहीं होगी शायद, या ऐसा हो सकता है कि शुरू हो जाए?
देखिए, एयरपोर्ट पर साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से हमारी बात हो रही है या जो एयरपोर्ट के जानकार लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि अभी मुंबई से फ्लाइट शुरू कर पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा संक्रमण है। ऐसे में जो पायलट होंगे या जो स्टाफ होगा वो भी डरेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कैसे पहुंचेंगे ये सब भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता, लेकिन कुछ सर्विसेज शुरू करने पे सरकार लगातार विचार कर रही है। बहुत पैनी नजर सरकार रख रही है और बहुत एहतियात के साथ ही कोई कदम उठाए जाएंगे। मैं आता हूं इंद्रजीत आपके पास, लेकिन विपिन आप बताइए जरा मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है कि कुछ जगहों पर छूट की कम से कम जो संभावना है वो क्या मिल सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से अभी जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ है कि जो रेड जोन इलाके हैं, जैसे भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ऐसे मध्य प्रदेश में 9 रेड जोन इलाके, इनके कंटेनमेंट एरिया को अगर छोड़कर बाकी जगह कुछ गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। एक बड़ी राहत जिसे देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और यहाँ मौतों के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 5000 के आसपास जो आंकड़ा अब तक पहुंच चुका है। इंदौर जैसी जगह 100 मौतें हो चुकी हैं। तो ये इसके अलावा भोपाल की स्थिति भी बेहद अभी चिंताजनक है, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट हैं और मौतों के आंकड़े अभी कम नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह से अगर पूरी तरह से लॉकडाउन 4.0 में अगर करते हैं, अगर रेड जोन को पूरी तरह से अगर कंटेनमेंट एरिया के बाहर छोड़ा जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर विपिन इन सब के साथ साथ जो आर्थिक गतिविधियां शुरू होने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ज्यादातर जगहें जो है वो रेड जोन में पड़ रही है। इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मध्य प्रदेश में कम से कम आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने में, औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने में, क्योंकि वो इत्तेफाक से रेड जोन में ज्यादा आ रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रेड जोन के जो इलाके हैं उनमें ही आर्थिक गतिविधियां जो हैं हो सकती हैं, या कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट होता है। भोपाल, इंदौर एक बड़े शहर है जहां से अच्छा खासा आर्थिक तौर पर लाभ होता था। लेकिन इंदौर की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि देश में अगर देखा जाए तो हॉट स्पॉट में इंदौर सबसे उस लेवल पर है कि यहाँ किसी भी तरह का ढील या छूट नहीं दी जा सकती है। भोपाल का अगर देखा जाए तो भोपाल की स्थिति भी जहां चलिए चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी को पटरी पर लाना है। इस उम्मीद से लॉकडाउन 4 में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ राहत जरूर मिल सकती है। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत देव भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दिल्ली और नोएडा की अगर हम बात करें तो क्या नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर के अलग तरह के नियम कायदे और कानून हो सकते हैं, दिल्ली में अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि तमाम जो आबादी है वो आपस में कनेक्ट रहती है, और यही चीज हरियाणा में भी होती है। तो किस तरीके से यहां सामंजस्य हो सकता है? लॉकडाउन 4 में क्या स्थिति या क्या परेशानी? देखिए, लॉकडाउन 4 किसी भी समय घोषित हो सकता है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 जो होगा पूरी तरीके से राज्यों के सुझाव के आधार पर होगा। तो राज्य किस तरीके से अपने यहाँ मूवमेंट चाहती हैं, किस तरीके से अपने यहाँ पाबंदियां चाहती हैं, किस तरीके से वो काम करना चाहते हैं और किस तरीके से कंटेनमेंट जोन को वो अपना डिसाइड करना चाहते हैं। हालांकि गाइडलाइन केंद्र की होगी, लेकिन उसको ज्यादातर जो जानकारी मिली है, जो कल पूरी मंत्रालय में मीटिंग्स के दौर चले हैं, उसमें राज्यों के सुझाव को तरजीह दी जाएगी और जो खाका केंद्र ने तैयार किया है उसी के इर्द गिर्द ये सब कुछ होगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि नया रंग रूप वाला होगा, तो अब ये सबसे बड़ी समस्या बार बार यही आ रही है कि जो गाइडलाइन, जो निर्देश, जो नियम कानून बन रहे हैं कागजों में, वो जमीन पे उसको उतारने में बहुत सी अड़चने हो रही हैं। आप पहले दिन से देख लीजिए, जितने भी नियम आए, जितने भी कानून आए, उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराने की जिसकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, जो पूरी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो कितना स्मूथली, कितना बढ़िया तरीके से अंदाजा लगा करके, अनुमान लगा करके कहीं ना कहीं उसको आगे जमीन भी है, कहीं ना कहीं जो तमाम बुनियादी दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी को पटरी पर लाने की जो कवायद है उसके तहत लॉकडाउन 4 में क्या छूट हो सकती है, इस पर सबकी नजर है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।